19 मार्च 2004 को 17 वर्षीय ब्रायना मैटलैंड ने ब्लैक लैंटर इन होटल में अपनी शिफ्ट लगभग 11:20 पर खत्म की। इसके बाद वो वहां से निकल गई, लेकिन आगे क्या हुआ ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। उस दिन पहले मैटलैंड ने अपना GED लेने के लिए एक ट्रेनिंग कोर्स पूरा किया था और खुशी मनाने के लिए अपनी मां केली के साथ उन्हें बाहर लंच पर ले गई थी। इसके बाद दोनों ने शॉपिंग जाने का फैसला किया, जहां मैटलैंड की मां के अनुसार एक स्टोर के बाहर किसी की नजर मैटलैंड पर पड़ी। मैटलैंड चेक करने के लिए बाहर चली गई और बाद में जब उसकी मां मैटलैंड के पास पहुंची तो वो बहुत ही टेंशन में लग रही थी। मैटलैंड ने कहा कि उसे ब्लैक लैंटर इन में अपनी शाम की शिफ्ट की तैयारी के लिए घर जाना है। अपनी बेटी की निजी जिंदगी में ताक झांक ना करते हुए केली मैटलैंड को वापस उस अपार्टमेंट में ले गई जिसमें वो अपनी दोस्त जिलियन स्टाउट के साथ शेयर किया करती थी। ये आखिरी बार था जब केली ने अपनी बेटी को देखा था। 1 साल पहले ब्रायना मैटलैंड ने अपने दोस्तों के साथ रहने के लिए अपने पारिवारिक घर से बाहर जाने का फैसला किया था। ये सारे दोस्त 15 मील दूर एक अलग हाई स्कूल में पढ़ते थे। हालांकि चीजें प्लान के अनुसार नहीं हुई और जल्द ही मैटलैंड ने पूरी तरह से स्कूल को छोड़ दिया। इस कठिन दौर के बावजूद मैटलैंड को कुछ ही महीनों में एक ही दिन में 2 शिफ्ट काम करने के लिए 2 नौकरियां मिल गईं, जिससे उसकी जिंदगी काफी हद तक संतुलित हो चुकी थी। जो लोग उसे जानते थे उनके अनुसार ब्रायन मैटलैंड को अपना जीवन वापस मिल गया था। वो अपने GED रिजल्ट आने के बाद अंशकालीन कॉलेज में भाग लेने के बारे में भी बात कर रही थी। ब्लैक लैंटर इन में अपनी शिफ्ट के लिए जाने से पहले मैटलैंड ने अपने रूममेट के लिए एक नोट छोड़ा था, जिसमें कहा था कि वो काम के बाद घर आएगी। जब रेस्टोरेंट में उसकी शिफ्ट खत्म हो गई तो उसके कई साथ काम करने वाले दोस्तों ने उससे रुकने को कहा और उनके साथ खाना खाकर जाने को कहा, लेकिन उसने कहा कि वो थक गई है और उसे घर जाकर आराम करने की जरूरत है, क्योंकि उसे सुबह दूसरी शिफ्ट की नौकरी पर जाना है। उसके साथियों ने कहा कि मैटलैंड 1985 ओल्ड्स मोबाइल में अकेले आई और रात में वापस चली गई। अगले दिन कई हाईवे से गुजरने वाले ड्राइवर्स ने एक लावारिस कार की सूचना दी, जिसका पिछला हिस्सा ब्लैक लैंटर्न इन से लगभग 1 मील की दूरी पर एक खाली इमारत डचबर्न फार्म हाउस की दीवार में फंसा हुआ था। जब स्टेट पुलिस ने जांच की तो उन्हें वहां ब्रायना मैटलैंड का 1985 ओल्ड्स मोबाइल मिला। कार के आसपास पुलिस को खुले पैसे, एक पानी की बोतल और बिना जली सिगरेट मिली। कार के अंदर ब्रायना मैटलैंड की 2 बिना भुनाई हुई तनख्वाह की चेक और कई अन्य व्यक्तिगत सामान पाए गए। सबसे पहले घटनास्थल का दौरा करने वाले सिपाही ने मान लिया कि कार को एक नशे में धुत ड्राइवर ने वहां छोड़ दिया था और एक टो ट्रक से उसे जब्त स्थल पर ले जाया गया। और उस समय इसके बारे में ये नहीं सोचा कि ये केस आगे चलकर कितना पेचीदा होने वाला है। हालांकि सिपाही के कार के पास आने से पहले ही कई वहां से गुजरने वाले लोगों ने इससे संदिग्ध पाते हुए वहां रुककर इस गाड़ी की तस्वीरें ली थीं। केली मैटलैंड ने बाद में फोटो पर अपनी तत्काल प्रक्रिया के बारे में कहा, मैं कांपने लगी थी जब मैंने उस तस्वीर को देखा था। मैंने तस्वीर में बुराई देखी। मैटलैंड की मां ने कहा कि उन्हें तुरंत पता चल गया कि ये उनकी बेटी नहीं थी जिसने कार को ऐसे हालत में वहां छोड़ा था। हालांकि कार की खोज के कई दिनों बाद तक ब्रायना मैटलैंड के लापता होने की पहचान नहीं हो पाई थी। मैटलैंड की रूममेट जिलियन स्काउट ने जब अपने रूम में मैटलैंड का नोट देखा तो उसने उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वो वीकेंड पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ छुट्टी मनाने जा रही थी। जिलियन जब सोमवार को वीकेंड से वापस आई तो उसने घर में उस नोट को उसी जगह पर उसी तरह पाया। उसे लगा कि शायद उसकी रूममेट वीकेंड पर अपने माँ बाप के घर चली गई हो, इसलिए जिलियन ने मंगलवार तक किसी को भी फोन नहीं किया। मंगलवार की शाम को जब उसने केली और ब्रूस मैटलैंड को फोन किया तब उनके माँ बाप को उनकी बेटी की और भी ज्यादा चिंता होने लगी। उन्होंने अपनी बेटी के विभिन्न दोस्तों को फोन करना शुरू कर दिया, जिसमें से किसी ने भी ये नहीं बताया कि उसने काम की अंतिम पाली के बाद उसे देखा है। आखिरकार मैटलैंड के घबराए माता पिता ने पुलिस को बुलाया और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन तब तक उसकी बेटी को गायब हुए लगभग 1 हफ्ता हो चुका था। इसके बाद के वर्षों में
उस रात मैटलैंड के साथ क्या हुआ, इसके बारे में असंख्य सिद्धांत सामने आए हैं। पुलिस और ब्रायना के परिवार को लगभग तुरंत ही लोगों के फोन आने लगे कि लड़की का अपहरण कर लिया गया है, उसका शव किसी नदी या झील के तल पर है, उसे जंगल में एक पेड़ से बांध दिया गया है या उसे ठिकाने लगा दिया गया है। एक कॉल में दावा किया गया कि ब्रायना मैटलैंड को उसकी इच्छा के विरुद्ध एक कस्बे में 2 ज्ञात ड्रग डीलरों के घर पर रखा जा रहा था, जबकि दोनों व्यक्तियों की गुमशुदगी के संबंध में जांच की गई थी, लेकिन कभी भी किसी पर आरोप नहीं लगाया गया। पुलिस द्वारा जांच में सिर्फ एक ही चीज संदिग्ध पाई गई थी। मैटलैंड हाल ही में एक पार्टी में एक अन्य टीनेजर के साथ कथित तौर पर एक लड़के के साथ विवाद हो गया था। दूसरी लड़की ने मैटलैंड के चेहरे पर मुक्का मारा था, जिससे उसकी नाक टूट गई थी और उसे चोट लगी थी। उसने दोस्तों के खिलाफ आरोप दर्ज किए, जिससे पुलिस ने उसके लापता होने के 3 हफ्ते बाद हटा दिया। पुलिस ने कहा कि उन्होंने दोस्त की जांच की और उसे किसी भी संलिप्तता से मुक्त कर दिया। इससे भी अधिक डरावनी संभावना ये थी कि ब्रायन मैटलैंड का गायब होना किसी तरह 1 महीने पहले और लगभग 90 मील दूर मौरा मरे के लापता होने से जुड़ा हो सकता है। हालांकि जांचकर्ताओं ने कभी भी दोनों मामले के बीच कोई संबंध उजागर नहीं किया। बाद में ब्रायना मैटलैंड के लापता होने और सीरियल किलर इजराइल कीज के बीच एक संभावित संबंध प्रकाश में लाया गया, लेकिन आखिर में FBI ने मामले में कीज की इन्वॉल्वमेंट से इनकार कर दिया। कीज ने बाद में बलात्कार और हत्याओं की एक श्रृंखला कबूल करने के बाद 2012 में जेल में खुद को मार डाला। बाकी अन्य थ्योरी के अनुसार यह अनुमान लगाया गया कि ब्रायना मैटलैंड अभी भी जीवित थी, या तो वो भाग गई थी या उसे किसी ब्रॉथल में बेच दिया गया था। 2006 में मैटलैंड जैसी दिखने वाली एक महिला को एटलांटिक सिटी में सीजर वर्ल्ड कैसीनो में सिक्योरिटी फुटेज में देखा गया था। हालांकि उस महिला की पहचान कभी नहीं की गई थी। 2016 में पुलिस ने खुलासा किया कि उन्होंने मैटलैंड के लापता होने के समय कार से DNA नमूने बरामद किए थे, लेकिन आज तक मार्च की उस अंधेरी रात में उसके साथ क्या हुआ, ये एक रहस्य ही बना हुआ है।